दोस्तों वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन डाटा इंजीनियरिंग। मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था कि मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाऊं। मैं वो कमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। इस कमेंट में इन्होंने कहा है कि इनकी 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन में, एंड सी वांट्स मी टू मेक ए वीडियो सीरीज ऑफ वीडियो ऑन 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस डाटा इंजीनियर्स, जो 5 to 7 years ऑफ आईटी एक्सपीरियंस है वो डाटा इंजीनियरिंग में कैसे मूव कर सकते हैं और कौन कौन सा टॉपिक उन्हें देखना चाहिए, उस टॉपिक पे क्या किस डिटेल्स तक जाने चाहिए, प्लस इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे जवाब को हमें देना है या जवाब के आंसर की तरफ कैसे प्रोसीड करना है। तो ओवरऑल उनको सारे चीज़ चाहिए ताकि वो शिफ्ट कर सके। मीन्स 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस के जो लोग हैं उनको क्या क्या चीज़ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली शिफ्ट कर सके या बन सके डाटा इंजीनियर। तो इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो आज होने वाली है, ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है और इसमें मुझे लगता है 4 to 5 वीडियोस आगे आएगी ताकि मैं पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर ओवरऑल मेरी जो जनरल वीडियोस चल रही है उसमें मैं टेक्निकल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मैं इसमें लेके आऊँगा। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप कमेंट कुछ करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में अपने सवाल पोस्ट करें या मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो स्किल आती है इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपीरियंस फॉर ए डाटा इंजीनियर इज स्पार्क। मैं पाइस्पार्क या स्काला लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक टू स्पार्क फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। तो स्पार्क फ्रेमवर्क में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 to 7 years ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के लिए आपको आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है आपको बोला जाएगा कि एक्सप्लेन करें स्पार्क आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, आपको एक टेम्पलेट फॉलो करना है। वो टेम्पलेट है कि फर्स्ट टेल द कंपोनेंट ऑफ द स्पार्क। स्पार्क के जितने कंपोनेंट हैं उसके नाम लें, जैसे ड्राइवर, एग्जीक्यूटर, क्लस्टर मैनेजर, इस तरह के कंपोनेंट्स का नाम लें। फिर उस कंपोनेंट को बारे में बताएं, 1 or 2 लाइनर उसके बारे में बताएं कि ड्राइवर इज़ समथिंग विच मैनेजेस द फुल एप्लीकेशन, क्लस्टर मैनेजर इज समथिंग विच मैनेजेस द फुल क्लस्टर, देयर कैन बी मल्टीपल एप्लीकेशन इनसाइड ए क्लस्टर, एग्जीक्यूटर क्या होती है, टास्क क्या होती है। आप 1 or 2 लाइन में समझाएं और फाइनली आप समझाएं कि ये सारी चीज़ काम कैसे करती है। कहने का मतलब व्हेन यू सबमिट एन स्पार्क एप्लीकेशन तो स्टेप बाय स्टेप ये काम कैसे कर सकती है, इन 5 to 6 लाइन में समझाएं तो ये आपकी कंप्लीट आर्किटेक्चर हो जाएगी फॉर 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। हायर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए और भी इस पर बहुत सारे एडिशनल चीज़ बोलने पड़ेंगे, लेकिन 5 to 7 years के लिए ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है इससे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको स्क्यूनेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ डाटा स्क्यूनेस, डाटा स्क्यूनेस क्या होती है, वो उसके रीजंस क्या है, वो किस तरीके से आती है सिस्टम में, क्या क्या रीजंस है और उसका काउंटर, उसका जो सॉल्यूशन है वो आप कैसे दे सकते हैं फ्रॉम द स्पार्क के टर्म्स में। तो जैसे रीपार्टीशन है, कोलैस है, देयर इज़ सॉल्टिंग इज अनदर प्रोसेस। लेकिन 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस में डिफ्रेंसिएशन क्या है कि आपको यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन बताना है उसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का टर्म यूज़ करना है। कहने का मतलब रीपार्टीशन और कोलैस का आपको डेफिनेशन नहीं बताना है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन की रीपार्टीशन में सफलिंग ज़्यादा होती है क्योंकि वो अक्रॉस द नोड होता है। जो मेरी कोलैस होती है उसमें सिर्फ एक नोड में जितने एग्जीक्यूटर होते हैं उसमें ही सिर्फ सफलिंग होती है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको बताना है, तब आपके आंसर काफ़ी जस्टिफाइबल लगेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं कि हाउ यू मॉनिटर द स्पार्क एप्लीकेशन। कहने का मतलब स्पार्क की जॉब जब फेल हो जाती है तो आप लॉग किस लोकेशन में देखेंगे। जनरली लोग जो काम नहीं किए रहते हैं इसमें तो वो गूगल से आप देख लेते हैं कि लॉग कैसे क्लाउड वॉच में मॉनिटर किए जाते हैं, स्पार्क यूआई में मॉनिटर कर सकते हैं। बहुत कोई लोग एप्लीकेशन नंबर जो होती है एप्लीकेशन नंबर से आप उसके स्पार्क के कमांड से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको उस लोकेशन का ही पता रहे, क्योंकि अगर क्लाउड में स्पार्क आप रन कर रहे हो ईएमआर में या कहीं भी, तो एक लोकेशन होगी S3 बकेट की जहाँ पे लॉग वहाँ पे सेव होती है। तो आपको लॉग का स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, प्लस आपके एप्लीकेशन में लॉग कैसे रोटेट होती है, मीन्स आपको लास्ट कितने दिन के लॉग मिल जाएंगे जो आर्काइवल में नहीं गए हैं, ठीक है, और कितने दिन की बैकअप आपके सिस्टम में रहती है। तो ये सारी चीज़ जानना है। फिर जब स्पार्क जॉब फेल होती है तो कैसे आप लॉग चेक करते हो, कौन कौन से इश्यूज देखते हो, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो या आप एक डेमो एप्लीकेशन बना के स्पार्क को फेल करके देख सकते हो किस तरह की लॉग बनती है। इसके साथ साथ
जो कुछ जो जनरली ऑकरिंग जो एरर होते हैं स्पार्क में, उससे भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस तरह के एरर फेस किए हैं। जैसे आउट ऑफ मेमोरी का हो गया, सफलिंग विंडो की साइज़ के हिसाब से जो भी इश्यूज आती है, तो इस तरह के इशू, डाटा टाइप का इशू हो गया। स्पार्क जॉब में कुछ आपने गलत किया है लॉजिकल प्रोग्राम लिखने में, तो उसके कारण जो स्पार्क जॉब में जो फेल हुई है, सारे चीज़ एक दो चीज़ आप याद करके रखें और उसे आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यू में। तो 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए ये काफ़ी अच्छे आंसर बनते हैं। उसके बाद जो सवाल आते हैं स्पार्क में, वो आते हैं कि स्टेजेस के ऊपर या जॉब्स के ऊपर, कि स्पार्क इंटरनली स्पार्क में कैसे जॉब्स बनती हैं, क्या फैक्टर है जो जॉब्स बनने में मदद करती है, या किस फैक्टर के ऊपर नंबर ऑफ़ जॉब्स डिपेंड करती है स्पार्क में। जब आप स्पार्क यूआई ओपन करेंगे तो उसमें आप इसको स्पार्क जॉब्स दिखती है, प्लस उसमें स्टेजेस दिखते हैं, देयर आर मल्टीपल स्टेजेस। तो स्टेजेस कैसे डिफाइन होती है, तो इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि एक्शन कैसे जॉब बनाती है। इफ़ देयर आर 10 एक्शन देयर विल बी 10 डिफरेंट जॉब्स। फिर स्टेजेस कैसे बनती है, आपको बताना पड़ेगा कि पहले जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ब्रॉडली इट्स एन नैरो एंड द वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके क्लब बनते हैं और उस क्लब के हिसाब से स्टेजेस बनती है। तो ये आप जब बताओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस पूरे इंटरव्यू इकोसिस्टम में एक तरह का इन्वायरमेंट में पूरे एक अच्छे कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव नोट पूरा स्प्रेड होगा कि आपको स्पार्क आर्किटेक्चर अच्छे तरीके से आती है। भी क्वेश्चंस और भी बहुत तरीके से आ सकते हैं। ड्राइवर में जनरली लोग कंफ्यूज करके पूछते हैं सवाल 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, कि जो डिप्लॉयमेंट मोड होती है, क्लाइंट मोड एंड क्लस्टर मोड, स्टैंड अलोन को मैं साइड रखता हूँ, क्लाइंट एंड क्लस्टर मोड में तो उसमें सवाल होते हैं कि आप अगर अपने लैपटॉप से क्लस्टर को कनेक्ट करके आप सबमिट किए हो इन द क्लाइंट मोड, और फिर आपकी लैपटॉप ऑफ कर दी गई है या लैपटॉप का बैकअप चला गया, तो क्या स्पार्क का जॉब रन करेगा क्या नहीं करेगा। ये सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें एक्चुअली चेक किया जा रहा है कि आप समझते हो क्या नहीं कि क्लाइंट मोड में ड्राइवर कहाँ रन करती है और क्लस्टर मोड में ड्राइवर कहाँ रन होती है। तो यहाँ पे पूछने का पूरा मकसद ये है, तो आपको आंसर भी उसी तरीके से देना पड़ेगा। और अगर यहाँ तक आप आंसर सही कर दोगे तो मैं दावे से बोल सकता हूँ 70% या 80% तो इंटरव्यू आप क्लियर कर गए हो। उसके बाद जितने सवाल हैं वो आपके एक्सपीरियंस से या आप जैसा प्रिपेयर किए हो, लेकिन लॉजिकली स्पार्क आर्किटेक्चर के आंसर्स देना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। जब मैं स्पेसिफिक 1-to-1 वीडियो बनाऊंगा स्पार्क आर्किटेक्चर के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, तब मैं उसमें ज़्यादा डिटेल और आंसर के साथ आऊँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। स्पार्क के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती है, किस लैंग्वेज में आपने स्पार्क में किया है। बहुत सारे लोग स्काला में करते हैं, लेकिन मैं अभी जो पॉपुलरली लोग जो जिस लैंग्वेज पे इसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो है पाईस्पार्क। जो इनकी एपीआई है पाइथन के लिए, वो पाईस्पार्क पे लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो पाईस्पार्क पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पाईस्पार्क के जनरली आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन वाइड ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन से नैरो ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रुप बाय के तरीके बताएं, ग्रुप बाय कैसे कैसे कर सकते हो, मीन्स एग्रीगेट कैसे कैसे कर सकते हो। फिर इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि आपको अगर नंबर ऑफ पार्टीशन इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है व्हेन यू आर स्टोरिंग द रिजल्ट, या आप जब स्टोर कर रहे हो रिजल्ट इसमें नंबर ऑफ पार्टीशन डिफाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हो। आपको पार्के फॉर्मेट में अगर स्टोर करना है तो आप कैसे डिफाइन करते हो, या आप जब रीड करते हो फाइल, फॉर एग्जांपल आपकी फाइल है किसी RDBMS में, तो आप कैसे JDBC कनेक्शन बना के रीड करते हो किसी टेबल्स को, तो आपको पाईस्पार्क में आना चाहिए। प्लस इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो आप इंपोर्ट करते हो पाईस्पार्क के प्रोग्राम में, जो स्टार्टिंग में आप लिखते हो, स्पार्क सेशन हो गया, स्पार्क सिक्वल हो गया, इस तरह के जो लाइब्रेरीज होते हैं उसे भी जानना ज़रूरी है। प्लस आपको फर्स्ट 2 लाइन जो गेट एंड क्रिएट मेथड है उसे भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। इनफैक्ट आपको याद भी रहना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। और भी बहुत सारे लॉजिक को याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत सारे चीज़ जैसे डाटा फ्रेम में रिटर्न टाइप कैसे काम करती है वो भी जानना ज़रूरी है। मैं ये सारे चीज़ बोल रहा हूँ जो 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। हायर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए पाईस्पार्क में इंटरव्यू नहीं होता है, वो किसी अलग लेवल पे जाता है। तो 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए ये सब चीज़ हो गया। प्लस जनरली मैं चेक करता हूँ कि डाटा फ्रेम उनको बनाना आता है कि नहीं। अगर पाईस्पार्क डाटा फ्रेम DF है, उसमें एक पर्टिकुलर कॉलम ऐड करो, स्टैटिक कॉलम जैसे स्टेटस हो गया, उसमें उसके वैल्यूज़ यस रहनी चाहिए, या पर्टिकुलर कंडीशन में यस रहना चाहिए, कुछ अलग कंडीशन में नो रहनी चाहिए, तो वो लाइन आप कैसे लिखोगे। इस तरह के चीज़ पाईस्पार्क में पूछे जाते हैं। मैं RDD पे नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब हायर एक्सपीरियंस होता है अबव 10 तो मैं RDD पे भी प्रेफर करता हूँ, या लोग भी प्रेफर करते हैं RDD पे क्वेश्चंस पूछने, क्योंकि ऑटोमेटिकली RDD पे ही कन्वर्ट होता है सब। RDD की नॉलेज अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर पाईस्पार्क उसके सामने कुछ टिकता नहीं है, आप उसमें भी आराम से कर लोगे। फिर यहाँ पे पाईस्पार्क में आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप कौन से ID में
प्रोग्राम लिखते हो, आईडी मतलब आप पाइचार्म में लिखते हो या डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल में लिखते हो या जुपिटर नोटबुक में लिखते हो, तो आप प्रोग्राम कहाँ पे लिखते हो, किस आईडी में लिखते हो, वो भी आपको बताना है। क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूअर चेक करते हैं कि आपने थियोरेटिकल तो पढ़ लिया है लेकिन आपने काम किया है क्या नहीं। तो कुछ कुछ कॉमन सेंस क्वेश्चंस होते हैं जिसे पूछ के इंटरव्यूअर कंफर्म हो जाते हैं कि आपने काम किया है क्या नहीं। तो कौन सी आईडी आप यूज़ करते हो वो बताओगे आप। फिर आप कैसे डिप्लॉय करते हो, मतलब आपने प्रोग्राम लिख दिया, आपको पूरी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन आपको पता रहना चाहिए थियोरेटिकली कैसे काम करती है। आपने काम किया है क्या नहीं वो मतलब नहीं है, मतलब कि वो तो जनरली एडमिन या डेवऑप्स या डिफरेंट टीम काम करेगी। तो आपका काम है कि आपने जब प्रोग्राम लिखा तो आपने गिट में या कोई भी रेपोजिटरी में आप कैसे पुश करते हो, ये चीज़। फिर आप स्पार्क को कौन से क्लस्टर में रन करते हो, ऑन प्रेम क्लस्टर में रन करते हो या क्लाउड में रन करते हो, और करते हो तो कैसे करते हो। अगर आप ईएमआर में रन करते हो तो कैसे आप ईएमआर में रन करते हो, प्रोग्राम कैसे पहुंचती है ईएमआर में, आपके सोर्स फाइल कौन कौन से होते हैं, कहने का मतलब कि आप डाटा इनपुट डाटा जो आप यूज़ कर रहे हो वो कहाँ होती है, और फाइनली आउटपुट आप S3 में लिखते हो, स्नोफ्लेक में लिखते हो, कैसे कहाँ लिखते हो, ये भी बताना ज़रूरी होता है। ये तो हो गया स्पार्क पाई स्पार्क इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन। इतने सवाल जब दोगे तो 100% आपकी इंटरव्यू निकल जाएगी। लेकिन इंटरव्यू इसके बाद भी चलती है, डिपेंड ऑन द कंपनी, डिपेंड ऑन व्हाट पैकेज यू आर गोइंग, किस तरह के सैलरी में आप जाते हो उस पर काफ़ी डिपेंड करती है। फिर पाइथन पाइथन आपको पूछे भी जा सकते हैं, या बहुत सारी कंपनी क्या करती है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पाइथन की जो रिटर्न एग्ज़ाम होती है, प्रोग्रामिंग टेस्ट, वो लेती है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। मैं नॉर्मल कंपनी का अगर बात करूँ तो आपको कुछ कुछ चीज़ इसमें आनी चाहिए, पाइथन में लूप चलाने का तरीका आना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एरे ऑफ नंबर है, उस नंबर को आप रिवर्स कैसे करते हो विदाउट यूजिंग एनी रिवर्स फंक्शन। अगर आपको स्प्लिट करना है, मिरर इमेज निकालना है किसी स्ट्रिंग का, तो वो कैसे निकालोगे। स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करना है तो वो कैसे निकालोगे। इस तरह की चीज़, ताकि फॉर लूप का आपको वहाँ पे चेक हो जाए। प्लीज़ फंक्शन कैसे लिखते हो ये आप ज़रूर देख लेना, फंक्शन कैसे लिखते हो। आपको पाइथन में बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए कि पाइथन में आप वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बनाते हो, पिप का क्या यूज़ होता है, जुपिटर नोटबुक में क्या एडवांटेज है, पाइचार्म में क्या एडवांटेज है, क्या इसमें जार बनता है क्या नहीं, ये बताना है, नहीं बनता है ऐसे। लेकिन ये सब भी चीज़ पूछे जाते हैं चेक करने के लिए कि आपने एक्चुअली काम किया है क्या नहीं। प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होता है पाइथन में, ये भी बताना ज़रूरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाइथन के जो टेक्स्ट फ्रेमवर्क, एनी वन ऑफ द टेक्स्ट फ्रेमवर्क आप बता सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि पाईटेस्ट फ्रेमवर्क आप बताओ। पाईटेस्ट फ्रेमवर्क लोग वाइडली यूज़ करते हैं, या आपने कोई ऐसा फ्रेमवर्क लिखा है तो इसके लिए आप प्रिपेयर करके जाओ कि आपने कुछ एक्सट्रैक्शन का, ट्रांसफॉर्मेशन का कोई फ्रेमवर्क लिखा है, डाटा मूवमेंट का फ्रेमवर्क लिखा है, डाटा रिकन्साइलेशन, डाटा चेकिंग, डाटा वैलिडेशन, डाटा क्वालिटी पे आपने किसी तरह का पाइथन का फ्रेमवर्क लिखा है, तो वो भी आप समझ के अच्छे से जाओ। अगर उस फ्रेमवर्क को आप पिच कर दोगे या किसी भी तरीके से इंटरव्यू के किसी पॉइंट में उस फ्रेमवर्क का टर्म्स आप यूज़ कर लोगे। बहुत बार क्या होता है कि इंटरव्यू आप जब देते हो इंटरव्यू तो आप अपने हिसाब से चला सकते हो, एक काइंड ऑफ पॉइंटर्स वहाँ पे छोड़ के, ताकि जो सवाल पूछे जाएंगे उस पॉइंटर्स के अराउंड सवाल पूछे जाएंगे। तो आप अगर कोई फ्रेमवर्क आपने बिल्ड किया है या आपने अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो, तो उस फ्रेमवर्क के बारे में आप वहाँ पे किसी भी तरह का पॉइंटर्स आप ज़रूर दे दो इंटरव्यू में, ताकि उससे सवाल चांसेस हो कि ज़्यादा पूछने का। और एक बार उस जोन में उसने सवाल पूछा और आपके जोन में वो आ गया सवाल, तो फिर आप उसको अच्छे से बता दोगे, अच्छे से आंसर दे दोगे, और फिर एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर बधाई है आपको। फिर पाइथन, आपने पाइथन देख लिया, आर्किटेक्चर देख लिया। फिर नेक्स्ट स्किल सेट स्नोफ्लेक। बहुत सारे लोग स्नोफ्लेक अभी नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग स्नोफ्लेक लगता है कि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बोलूँगा स्नोफ्लेक का थ्योरी आना काफ़ी ज़रूरी है। मे बी यू हैव नॉट गॉट द चांस टू वर्क ऑन स्नोफ्लेक, लेकिन स्नोफ्लेक का थ्योरी आजकल आना ज़रूरी है। स्नोफ्लेक काफ़ी फेमस है, मैंने भी स्नोफ्लेक में काफ़ी काम किया है। तो स्नोफ्लेक, अगर आपके कंपनी में स्नोफ्लेक का चांस नहीं मिला है तो आप स्नोफ्लेक के आप नॉर्मल आप अकाउंट बना दो, फ्री अकाउंट बनती है स्नोफ्लेक की वेबसाइट पे जाके, एक जीमेल एड्रेस देके आप फ्री अकाउंट बनाओ, और फिर वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर लो। आप पाइथन प्रोग्राम से स्नोफ्लेक के किसी टेबल को कनेक्ट करो, उसको रीड करने की कोशिश करो, ट्रांसफॉर्म करके फिर वापस स्नोफ्लेक में उसे डंप करने का कोशिश करो। एक काइंड ऑफ ELT प्रोसेस आप पाइथन के थ्रू सेटअप करने का कोशिश करो। फिर स्नोफ्लेक में बहुत सारी चीज़ जान जाओगे। उसमें S3 से स्नोफ्लेक में डाटा कैसे मूव करते हैं, स्नो पाइप क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर इंटरव्यू लेने वाला को स्नोफ्लेक आता है तो स्नो पाइप पूछेगा ही पूछेगा, स्टेजेस के बारे में पूछेगा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस, एक्सटर्नल स्टेजेस, इंटरनल स्टेजेस, कहाँ पे क्या यूज़ होती है, एक्सटर्नल से फाइल इंटरनल स्नोफ्लेक में कैसे लाते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे वो प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है, ओवरव्यू भी आपको जानना जरूरी है। बिना स्नोफ्लेक का मेरा एडवाइस है 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले प्लीज़ इंटरव्यू नहीं अटेंड करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटरव्यू नहीं निकलेगी विदाउट स्नोफ्लेक, निकलती है, लेकिन मेरा एडवाइस है इफ़ यू वांट टू हैव ए बेटर पैकेज एंड अच्छा इंटरव्यू आप क्रैक करना चाहते हो तो आप स्नोफ्लेक जरूर करके जाओ। अगर आप स्नोफ्लेक नहीं किए हो तो रुक जाओ, होल्ड ऑन, 1 वीक 2 स्नोफ्लेक कर लो अच्छे से, उसके बाद इंटरव्यू में जाओ। फिर इसके बाद काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है क्लाउड। मैं AWS ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैंने AWS में ही काम किया, अभी भी AWS में ही काम करता हूँ। तो इसलिए AWS के जितने लोग डाटा इंजीनियरिंग में अगर किसी ने क्लाउड नहीं किया है तो प्लीज़ AWS की तरफ जाए, मैं तो वही बोलूँगा। आसान है सीखना, इसके आपके मटेरियल्स भी काफ़ी मिलते हैं और डाटा इंजीनियरिंग को लेके जो यूज़ केस है उसके लिए काफ़ी सपोर्ट करता है, मुझे काफ़ी ईजी लगता है इसमें काम करना। तो AWS में बेसिक सर्विसेज S3 क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ S3, ठीक है। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ S3 नहीं पता तो S3 क्या होती है ये जानना जरूरी है आपको। S3 में परमिशंस कैसे दी जाती है, फॉर एग्जांपल S3 बकेट में आपको राइट का परमिशन चाहिए, फाइल पुट करने का परमिशन चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ IAM रोल एंड पॉलिसी ये तो आना ही आना चाहिए, चाहे किसी भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के आप रहे। तो 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए आपको S3 सर्विसेज का आना ज़रूरी है। आपको लैम्डा फंक्शन, लैम्डा में आप बोल सकते हो कि आपने लैम्डा में नहीं काम किया है, लेकिन लैम्डा क्या होती है, उसमें क्या लिमिटेशन होता है, जो 15 मिनट का विंडो होता है तो उसके पीछे क्या कारण है, वो स्पार्क में विंडो कैसे काम करती है नहीं करती है, उसके बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, तो वो जानना जरूरी है। स्टेप फंक्शंस आपने नहीं भी काम किया तो चलेगा, आप बोल सकते हो स्टेप फंक्शंस काम नहीं किए, लेकिन थ्योरी आप पढ़ के चले जाओ। EMR की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ EMR होती है और वो कहाँ यूज़ होती है ओवरऑल समझ के चले जाओ। जो हायर ऑफ एक्सपीरियंस है, मोर देन 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उनको तो मैं बोलूँगा कि EMR पूरी माइन्यूटली बहुत डिटेल में पढ़ के जाएँ। लोग यूज़ करते हैं EMR, रियली बहुत सारे क्लाइंट यूज़ करते हैं EMR। तो EMR आप जान लो, ग्लू जान लो, ग्लू जानना आसान है आपकी, मैं ग्लू का भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, लेकिन आपको अगर तुरंत अभी जानना है तो आप किसी और भी चैनल में ग्लू का ट्यूटोरियल देख सकते हो या ग्लू के डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो। अगर आपके पास EMR भी प्रिपेयर है, ग्लू भी प्रिपेयर है, तो आप किसी एक चीज़ में जा सकते हो, चलेगा। ग्लू नहीं प्रिपेयर है, EMR है आपके साथ, तो जा सकते हो। लेकिन अगर ग्लू प्रिपेयर है, EMR नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा थोड़ा EMR का थ्योरी जान लो। EMR इंपॉर्टेंस रखता है। मैं स्ट्रीमिंग की तरफ नहीं बोलूँगा, स्ट्रीमिंग यूज़ केस लोग को जिसने काम किया है उनके लिए सही है, क्योंकि वो पढ़ के नहीं बोला जा सकता है। जितने भी काफका स्ट्रीमिंग हो गया, ये AWS में किनेसिस हो गया, या इसमें और भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आती है, तो वो सब चीज़ के बारे में वही बोल पाते हैं जो काम किए हैं, उसमें आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं आ सकते हो। सेकेंड चीज़, आप AWS में डाटा कैसे मूव करते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन, या डाटा ऑरेकल में है उसे AWS S3 में मूव करना है। डाटा पाइपलाइन की आप सीरीज़ देख लो, डाटा पाइपलाइन सीरीज में जो मैंने बताया है वही सवाल आएंगे आपको AWS से डाटा मूवमेंट के रिगार्डिंग, उससे बाहर नहीं आने वाला है। आप डाटा पाइपलाइन की सीरीज़ को देख लो, वो सफिशिएंट होगा आपको डाटा मूवमेंट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको डाटा पाइपलाइन की सीरीज़ की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। मुझे लगता है इतना ये सब टॉपिक अगर आप कर लोगे, मैंने जितनी चीज़ बताया इतने सारे चीज़ एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से सवाल आएंगे। मैं हर टॉपिक के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल सवाल जवाब मैं उसमें बताऊंगा, और उससे बाहर नहीं आने वाला है सवाल 4 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नॉर्मल कंपनी के लिए। ये मेरा दावा है, उससे बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो उस तरह के चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सब टॉपिक आप ओवरऑल सिर्फ मेरे वीडियो पे आप डिपेंडेंट नहीं रहे, मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, अपनी पढ़ाई आप करें, अपनी जो प्रिपरेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो जस्ट हेल्पिंग हैंड है, आपको गाइड करेगा, लेकिन आपकी मेहनत आपकी रहेगी, वो आपकी पढ़ाई रहेगी, वो आपका स्ट्रगल है, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा एक पॉइंट पे। तो मैं तो यहाँ पे हूँ आपको गाइड करने के लिए। तो ये सब टॉपिक को आप एक बार देख लें, फिर मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोगों को इससे मदद मिल रही है मेरे चैनल से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से इनफैक्ट हर एवरी 2 डेज़ में एक वीडियो में लाऊँ, ताकि आपको इससे ज़्यादा मदद मिल सके। किसी भी तरह का डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड, 5 to 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, लोगों को भी मदद करें, मेरी भी मदद करें चैनल को सब्सक्राइब करके। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ इसी प्लेलिस्ट में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्प्रेड इट टू योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग।